तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तंत्र मंत्र की दुनिया अपने आप में बेहद अजीब दुनिया होती है, बेहद रहस्यमयी, बेहद काली दुनिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अक्सर हम और आप सुनते भी रहते हैं। अलग अलग तांत्रिक, उनके जो पूजा पाठ, ख़ास अलग अलग सिद्धियाँ हासिल, ताकत हासिल करने के लिए। तो ऐसी ही चीज़ों से कहानियाँ भरी पड़ी हैं कि कैसे कैसे तांत्रिक किन किन चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं, कैसे पूजा अनुष्ठान करते हैं, और कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ आम लोगों को जाने में डर लगता है। ये भी कहते हैं कि बहुत सारे तंत्र मंत्र में शक्तियाँ, ताकत होती हैं। ये काला जादू से लेके टोना टोटका, ये आप हम अक्सर सुनते रहते हैं। ख़ास तौर पर शहरों की बात करें, गाँव तो शहरों से हटकर गाँव में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कहते हैं कि काला जादू कर दिया है, जादू कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, किसी को अपने वश में कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो बचपन से सुनते आए हैं। इसमें कई बार कुछ चीज़ें सच भी सामने आती हैं, कई बार धोखा भी होता है। लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो भी कैसे अंधविश्वास और इन जादू टोना तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर सब कुछ अपना गंवा देते हैं। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्या आप और हम यकीन कर सकते हैं कि कोई ये कहे कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे ख़जाने गड़े हुए हैं, सोना चांदी, अशरफियाँ, धन दौलत, और ऐसी ऐसी तंत्र और मंत्र है, क्रियाएँ हैं, पूजा अनुष्ठान है कि हमें खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो सारा ख़जाना ज़मीन से अपने आप ऊपर आने लगेगा और फिर आपके पास आएगा। आप ख़जाने के मालिक होंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप रईस हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी आज के दौर का एक सच है, और ये होता है। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ये सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि कानून की किताब में, पुलिस के FIR में बाकायदा इन चीज़ों का जिक्र है कि कैसे ये सब कुछ होता है। तो आज की ये कहानी बताऊँ उससे पहले एक बार फिर आपसे कहूँगा कि कुकू FM पर भी ऐसी ही कहानियाँ आती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप सुन सकते हैं। रहस्य, रोमांच, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी अलग अलग दुनियाओं की कहानियाँ, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसको देखें, और अपनी मनपसंद की कहानियाँ जो है कुकू FM ऐप पर भी आप सुन सकते हैं। बात 13 अप्रैल 2021 की है, 13 अप्रैल 2021। कोरोना उस वक्त अपने जो सेकंड वेव आया था, तब तक शायद पीक पे भी नहीं था, उसके बाद शुरू हुआ। 13 अप्रैल 2021 की शाम बिलासपुर के एक इलाके में एक थाने में एक शख्स बदहवास भागता हुआ आता है। जब थाने के अंदर दाखिल होता है तो वो वहाँ पे तमाम जो पुलिस वाले थे उसे देखकर थोड़ा उन्हें भी अजीब लगता है कि वो पसीने पसीने घबराए हुआ, और ऐसा लगता है पता नहीं उसने ऐसी क्या चीज़ देख ली है। चेहरे पे दहशत साफ दिख रही है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहता है साहब मेरे भाई का कत्ल हो गया है, और एक जगह है जहाँ पे मेरे भाई की लाश पड़ी, और लाश ऐसी है कि देखा नहीं जा रहा है। अब पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई है, लाश वहाँ पड़ी है। पुलिस वालों का हमेशा होता है शक और सवाल, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छे पुलिस अफसर की निशानी भी है कि आँख बंद कर यकीन ना करे। तो शख्स बताता है कि मेरा भाई कल से खोया हुआ है, कल रात से घर नहीं लौटा, तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकला था, और उसने ये कहा था निकलने से पहले कि कुछ वो पूजा पाठ का सामान है वो अपने साथ एक थैले में लेकर जा रहा है और पुजारी को देना है। तो उन पुजारी जी को भी मैं जानता था, और इसीलिए जब वो 24 घंटे हो गए नहीं आया, तो अगले दिन की शाम, मतलब 13 अप्रैल को ये पहुंचा था, 12 अप्रैल से वो गायब था। तो 13 अप्रैल की शाम उसने कहा कि वो पुजारी के घर जाने लगा। लेकिन जब पुजारी के घर जाने लगा तो रास्ते में पुजारी के घर से पहले एक वीरान सी जगह थी, एक खंडर सा घर था। उसने देखा कि उस घर के बाहर एक थैला रखा हुआ है। उस थैले को देखते ही वो पहचान गया। तो पुलिस वाले ने कहा कि उस थैले को तुम कैसे पहचाने? तो उसने कहा ये मेरे भाई का थैला था। उसने कहा ऐसे थैले बहुत सारे हो सकते हैं। उसने कहा नहीं, ये थैला 2 हफ्ते से मेरे घर में रखा हुआ था, तो टंगा हुआ था, और मैं इस थैले को बखूबी जानता हूँ। तो पुलिस ने कहा सिर्फ थैले को देखकर तुमने पता लगा लिया कि भाई का कत्ल हो गया? बोला नहीं, फिर मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे भाई का चप्पल पड़ा हुआ है। फिर मैं करीब गया तो देखा कुछ ही दूरी पर मेरे भाई की मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरा भाई शायद इसी खंडर और वीरान घर के अंदर हो। तो मैं उस घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में कोई था नहीं, लेकिन जैसे ही दाखिल हुआ मेरी हालत ख़राब हो गई। सामने फर्श पर मेरे भाई की खून से लथपथ लाश पड़ी थी,
और उसके आसपास सारे पूजा पाठ के सामान पड़े थे। उसके बाद मैं वहीं से सीधा भागता हुआ आपके पास आ रहा हूँ। अब पुलिस वाले को लगा कि ये सारी चीज़ें इसने इतनी डिटेल में बताई हैं और भाई का मामला है तो फिर मतलब सच होगा। लिहाजा जो थाने के एसएचओ थे वो अपनी एक पुलिस की टीम को लेते हैं, उसको अपनी गाड़ी पर बिठाते हैं और उसकी बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग पहुंचते हैं उस खंडरनुमा मकान में तो वहाँ पे जो जो उस शख्स ने बताया था वो सही निकला। चप्पल घर के बाहर, मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी हुई है और घर के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है, सर, चेहरा, सीने पे अनगिनत घाव के निशान हैं, खून लगभग सूख चुका है। उसको देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि यह कत्ल काफ़ी पहले हुआ, करीब करीब 24 घंटे, और भाई के हिसाब से वो एक दिन पहले से गायब था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया, अस्पताल भेजाया। आसपास में जो मौका वारदात, सीन ऑफ क्राइम को जब खंगाला और टटोला तो देखा लाश के इर्द गिर्द बहुत सारे पूजा पाठ के सामान पड़े और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पूजा हुई है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर और उस इलाके को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कहीं ये नरबली का मामला तो नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि जिस 12 अप्रैल की रात से वो शख्स गायब था, उस रात अमावस्या की रात थी और नवरात्रि का पहला दिन भी था। तो अब पुलिस को लगा यही हो सकता है। खैर, भाई से पूछताछ की। भाई ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राम प्रसाद साहू है और उसके जिस भाई का कत्ल हुआ है उसका नाम सुरेश कुमार साहू है। सुरेश कुमार की उम्र करीब 35-36 साल थी, अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लाश को कब्जे में लिया, मौका वारदात की पूरी सीन में जो जो सबूत मिल सकता था उसे उठाया। अब इसके बाद पूछताछ शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर साहू परिवार की बदनसीबी कहें कि अभी पुलिस अपनी जांच ही कर रही थी कि तभी कोरोना का सेकंड लहर टूट पड़ा पूरे देश पर। यह वही लहर था जिसमें सबसे ज़्यादा जानें गई, जिसमें कब्रिस्तान, शमशान में जगह कम पड़ गए, लकड़ियाँ कम पड़ गई चिताओं के लिए, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गए लाशों को दफनाने के लिए, नदियों में, नालों में जगह जगह लोग लाश को फेंकने लगे थे। बहुत सारे लोग, शायद इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है हम में से जिसने किसी अपनों को न खोया हो। तो ये वो दौर था कोरोना का सबसे खूंखार, खौफनाक, 2021 अप्रैल के बाद। तो अब कोरोना का कहर इस बिलासपुर में भी पड़ा। अब बाकी डिपार्टमेंट, बाकी लोगों की तरह पुलिस के भी काम पे असर पड़ा। अब कोरोना, दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, जान को ये ख़तरा, उस वक्त देश में ऑक्सीजन को लेके जो मारामारी थी। तो ये वो दौर था जब हर शख्स डरा हुआ था और पुलिस भी डरी हुई थी। तो ऐसे में जितने क्राइम के केसेस थे वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले गए, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत थी कोरोना और कोरोना को कंट्रोल करना। और पुलिस को हर वक्त, हमेशा, हर माहौल में काम करना पड़ता है। तो उन्हें कोरोना के गाइडलाइंस को भी फॉलो कराना था। लोग ना निकले, ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, लाशों को ठीक ठाक ठिकाने लगाया जाए। ये सब काम भी पुलिस करती है। हम लोग हमेशा पुलिस की बुराई करते हैं, लेकिन कई बार अगर देखें तो समाज के हर पहलू में पुलिस की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। वो अपनी छुट्टियाँ, अपनी सारी चीज़ें कुर्बान करके किस तरीके से काम करते हैं समाज के लिए, तो ये एक अच्छा पहलू भी है उनका। तो खैर, इस केस में भी यही हुआ। कोरोना के दस्तक के बाद पुलिस, जो क्राइम के केसेस थे वो अभी हाशिए पे चले गए। पहला उनके लिए चैलेंज था कोरोना को कंट्रोल करना और सरकार की मदद करनी। धीरे धीरे वक्त बीता, कोरोना का कहर कम हो गया। जब कम हुआ तो उसके बाद वापस पुलिस अपनी ड्यूटी पर, जो उनकी बेसिक ड्यूटी थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम केसेस को सुलझाना, उस पर लग गई। तो कोरोना ख़त्म होने के बाद अचानक उस थाने के एसएचओ को ख्याल आया कि एक सुरेश कुमार साहू मर्डर केस की फाइल है जो कोरोना की वजह से दबी हुई है, चलो अब इस पर जाँच करते हैं। पुलिस की टीम ने फिर से फाइल खोली, एक स्पेशल टीम बनाई और कहा कि इस केस को सॉल्व करो। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। करीब 70 लोगों से पूछताछ हुई। इन 70 लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन हाँ, इन 70 लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस के सामने 2 नाम आए और वो 2 नाम 2 तांत्रिक के थे। एक नाम था सुभाष दास और एक का नाम था माखन दास। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आई कि जो सुरेश था वो इन दोनों तांत्रिक के बड़ा करीब था, इनके साथ आखिरी वक्त में काफ़ी देखा गया। यहाँ तक कि उसके घर में इन्होंने पूजा अनुष्ठान भी किया, इन दोनों तांत्रिक ने सुरेश के घर में। तो पुलिस को जब मौका वारदात से पूजा की सामग्री और सारी चीज़ें मिली तो लगा कहीं नरबली का मामला तो नहीं है। इसके बाद फिर से राम प्रसाद यानी कि सुरेश के भाई से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, ये जो 2 तांत्रिक हैं, सुभाष दास और माखन दास, इनको मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरे घर आए थे। पुलिस ने पूछा क्यों आए थे?
तब उसने बताया कि ये 2021 से जनवरी फरवरी की बात है। एक रोज़ उसका भाई सुरेश उसके पास आया और उसने कहा कि हमारे घर में शायद गड़ा हुआ ख़जाना है। तो राम प्रसाद ने कहा कि तुम क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। उसने कहा नहीं, एक तांत्रिक हैं, उन्होंने बताया है और वो ख़जाना हमें मिल सकता है अगर हम उसके लिए ख़ास अनुष्ठान कराएं। राम प्रसाद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, वो मानता भी नहीं था, बट भाई की ज़िद के आगे उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन पूजा की इजाज़त देता हूँ, बस पूजा कर लो। उसने कहा पूजा में कोई बुराई नहीं है। उसने कहा ठीक है। एक रात ये दोनों तांत्रिक उसके घर आए और उसके बाद घर के कोने में उन्होंने अपना पूजा पाठ शुरू किया। इसके लिए बाकायदा सुरेश कुमार ने पैसे दिए थे। सुरेश कुमार साहू के सामने ये अनुष्ठान पूजा होता रहा और उन दोनों तांत्रिक ने कहा था कि तुम देखना कुछ देर के बाद तुम्हारे ज़मीन के नीचे से ख़जाना जो गड़ा हुआ है तुम्हारे पूर्वजों का है, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। घंटे भर की पूजा को 5, 6, 7 घंटे हो गए, ख़जाना बाहर नहीं आया। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तांत्रिक ने कहा कुछ इसमें गड़बड़ है, तुम्हारे भाई ने सच्चे मन से इजाज़त नहीं दी यहाँ पूजा अनुष्ठान की, शायद इसीलिए देवी देवता और वो सब नाराज़ हो गए। ये कहकर उन्होंने कहा अब हम जाते हैं। वो दोनों निकल गए, पैसे ले गए। इधर सुरेश नाराज़ हो गया, उसने मोटी रकम दी थी लालच में। और सुरेश के भी दिमाग में था। हुआ ये था कि ये दोनों तांत्रिक की मुलाकात सुरेश से कैसे हुई, इसकी भी एक कहानी थी। इसमें से जो सुभाष दास था, ये एक बेरोज़गार टाइप का इंसान था, उम्र करीब 40 साल। बचपन से इसे तंत्र मंत्र का बड़ा शौक़ था। इसे ये था कि कहीं इसने पढ़ा लिखा, 8वीं तक हालांकि पढ़ा हुआ था, कि ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे छुपे हुए ख़जाने और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो वह इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। घर वाले भी परेशान थे उसकी इस तंत्र मंत्र की कहानियों से। तंग आकर उन्होंने एक दिन उसकी शादी कर दी कि शायद बीवी के आने के बाद ये भूल जाए और नौकरी वोकरी करके अपनी ज़िंदगी चलाए। लेकिन बीवी के आने के बाद भी वो बदला नहीं। बीवी ही उल्टे उससे परेशान हो गई और फिर एक रोज़ बीवी उसे छोड़कर चली गई। फिर इसने भी घर छोड़ दिया और ये उधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते बिलासपुर के इस गाँव में आ गया जिसका नाम हिर्री है। और यहाँ उसने तंत्र मंत्र उसी तरह करना शुरू कर दिया, लोगों के इलाज। छोटे मोटे पैसे मिलने लगे। फिर धीरे धीरे इसकी दुकान जम गई, तांत्रिक बाबा के नाम से मशहूर हो गया। इसी दौरान एक माखन दास, दूसरा शख्स जो इसी की उम्र के बराबर था, वो भी तंत्र मंत्र में बिलीव करता था। इत्तेफाक से वो भी बिलासपुर आया हिर्री। वो सुभाष दास से मिला। दोनों के ख्याल बड़े मिले कि हाँ तंत्र मंत्र होता है, ख़जाने गड़े हुए निकल के आते हैं, आसमान से पैसों की बरसात होती है। तब इन दोनों ने कहा चलो हम दोनों टीम बनाते हैं और दोनों तांत्रिक ने टीम बनाकर अपनी दुकान शुरू कर दी। अब ये आम लोगों का इलाज कराते और उसी के ज़रिए पैसे कमाते, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे कितने पैसे देते। इसी दौरान एक बार इन्हें सुरेश कुमार साहू के बारे में पता चला अपने किसी क्लाइंट से कि अच्छा खासा पैसा वाला शख्स है और इसे भी ये दिमाग में है कि कहीं कुछ ख़जाने वजाने होते हैं, वो तंत्र मंत्र से बाहर आ जाते हैं। तो इन्होंने बहाने से सुरेश कुमार साहू से संपर्क किया। उसका पहले तो उसे उन्होंने भरोसे में लिया, धीरे धीरे कुछ बताया नहीं अपनी उनके अंदर प्लानिंग क्या चल रही है। फिर जब उनके वश में आ गया तब उन्होंने बताया कि सुनो तुम्हारे घर के अंदर ना ख़जाना दफन है और एक ख़ास पूजा होगी, उसके ज़रिए वो ख़जाना खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। सुरेश कुमार साहू लालच में आ गया। बदले में उन्होंने मोटी फीस मांगी, उसने पैसे दे दिए। फिर भाई की इजाज़त से उसने ये खैर पूजा कराया जिसमें ख़जाना तो निकला नहीं। इसके बाद दोनों तांत्रिक को लेकर उसके मन में खटास आ गई। उन्होंने कहा बेवकूफ़ बना रहे हैं। बात आई गई हो गई, 2 महीने गुजर गए। इधर दोनों अपना तंत्र मंत्र की दुकान चलाते रहे। इसी के बाद फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में साहू से इनकी मुलाकात हुई। साहू ने कहा कि आपने हमें पैसे भी लिए, ख़जाना नहीं दिलाया। तब उन्होंने कहा कि देखो उस वक्त कुछ गिरा सही नहीं था, तुम्हारे भाई की नीयत भी सही नहीं थी, सच्चे मन से पूजा नहीं कराई इसलिए, लेकिन ख़जाना है और यकीन मानो वो ख़जाना निकलेगा और अपने आप निकलेगा। फिर उन्होंने जाल डाली और आखिरकार सुरेश कुमार साहू एक बार फिर फंस गया। अब ये हुआ कि घर में पूजा नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे भाई के मन में इसको लेके भरोसा नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा हम बताएंगे तुम्हें तय वक्त और जगह जहाँ ये पूजा होगी। साहू चला गया, उससे पैसे ले लिए। अब सुभाष दास से माखन दास, दोनों जो पार्टनर हैं तंत्र के, उसने पूछा कि कहाँ फिर पैसे लेंगे, फिर ख़जाना अगर नहीं मिला तो बोला कि नहीं पक्का मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा इस बार ख़जाना लेने के लिए हमें एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। माखन दास सुनकर घबरा गया क्योंकि वो तंत्र मंत्र छोटी चीज़ें किया करता था, लेकिन किसी की जान लेना, नरबली मतलब सीधे कत्ल, वो इसके लिए तैयार नहीं था। पर उसने कहा कि देखो कुछ नहीं होगा, हमें खून चाहिए और वो खून देना पड़ेगा नरबली के तौर पर और उसी से हमें ख़जाना मिलेगा और बहुत ख़जाना है यहाँ पर।
माखन दास लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने 12 अप्रैल को सुरेश कुमार साहू को कुछ लिस्ट दी पूजा सामग्री की और कहा कि शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाए तो तुम ये सारी चीज़ लेकर फलाने जगह पहुंचो। उसने सारा सामान खरीदा। उसके बाद उसे लेकर अपने मोटरसाइकिल पर निकला। फिर इसी तांत्रिक के घर से पहले एक वीरान खंडर था जिसमें कोई रहता नहीं था और आसपास सन्नाटा था, कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पे वो सारे सामान को रखा गया और सुभाष दास ने वहाँ एक ख़ास पूजा शुरू की। पूजा के दौरान उसने एक शर्त रखी। उसने सुरेश कुमार साहू से कहा कि ये पूजा कामयाब होगा, ख़जाना मिलेगा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगले 60 मिनट तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे, तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी शोर आए, कोई भी डराने की कोशिश करे, तुम्हारी आंखें खुलनी नहीं चाहिए। अगर आंखें खुल गई तो पूरा पूजा बर्बाद। लालच में फंसा हुआ सुरेश कुमार साहू उसने कहा मैं आंखें नहीं खोलूँगा। इसके बाद 1 घंटे की शर्त के साथ पूजा शुरू हुई। सुरेश ने आंखें बंद कर ली। उसने आंखें बंद की, इधर पूजा चालू, और उसी आंखों बंद का फ़ायदा उठाकर सुभाष दास तांत्रिक अचानक बीच से उठा। उसने एक कुल्हाड़ी को आग में गर्म किया, फिर उसके बाद पीछे गया और सुरेश कुमार साहू के सर पर एक जोर का वार किया। शायद एक बार में ही काम हो गया था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने 3-4 और वार किए। फिर उसके खून से बाकी के पूजा पाठ, उसकी जो चीज़ें थी, उसको उसने ख़त्म किया। अब इधर ख़त्म करने के बाद भी ख़जाना कहीं से निकल नहीं रहा है। माखन दास घबरा गया। उसने कहा ये क्या, ये तो कत्ल हो गया। सुभाष दास को भी लगा कि हाँ, ये तो हमारा तंत्र वंत्र सब बेकार हो गया। अब दोनों ने कहा कि पुलिस से बचना है तो भाग लो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उस लाश को छोड़कर, और चूँकि दोनों अलग अलग अकेले अकेले रहते थे, परिवार तो था नहीं, दोनों उस इलाके को छोड़कर भाग जाते हैं। ये इनकी पूरी कहानी थी। तब पुलिस ने तफ्तीश की, इन दोनों तांत्रिक का नाम आया। इसके बाद हुआ कि अब ढूंढो तो ढूंढे कहाँ। लेकिन खैर, सुभाष दास आखिरकार सबसे पहले पकड़ा गया। माखन दास 16 नवंबर 2021 को, पिछले साल लास्ट में, तो ये पकड़ा गया। अपने जो पुश्तैनी इसका गांव है, उसके पास एक मुखबिर ने खबर दी थी कि वो यहाँ पर है, तो पुलिस गई और उसे पकड़ कर ले आई। तो माखन दास ने कहा कि हाँ, ऐसे से तो कत्ल हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया, वो सुभाष दास ने किया। उसने कहा था कि नरबली देंगे, ख़जाना मिलेगा। अब उससे पूछा गया सुभाष दास कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आखिरी मुझे खबर मिली थी कि वो शायद जबलपुर में एक किसी मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। अब पुलिस की टीम जबलपुर में पहुंची, वहाँ की पुलिस से मदद ली। इसके बाद खंगालना शुरू किया। नहीं, उसने सिर्फ ये कहा था कि जबलपुर में कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। अब एक शहर में सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे होते हैं, तो उन सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसियाँ होती हैं, जो कंपनी होती हैं, जो सप्लाई करते हैं गार्ड को, उनके थ्रू कांटेक्ट किया, जबलपुर पुलिस की मदद ली, और आखिरकार उस नाम के शख्स को ढूंढते ढूंढते पता चला कि जबलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड है और उसका नाम ये है। इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब पहुँचती है तो वो मिल जाता है, वो सुभाष दास था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके वापस ले आती है। वापस बिलासपुर लाने के बाद अब दोनों से पूछताछ होती है। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब इन दोनों से जब पूछा गया कि तुमने सब कुछ तो ठीक है, जिस शख्स को ख़जाना देने के तुमने लालच दिया, उसी का कत्ल क्यों किया? तो सुभाष दास ने कहा कि मैं बचपन से तंत्र मंत्र पर बिलीव करता हूँ और मुझे ये था कि एक नरबली देनी है, और उस दिन मेरे ख्याल में ये आया था कि अगर इसकी नरबली देंगे तो आसमान से दौलत बरसेगी और मुझे ज़मीन में गड़ा ख़जाना अपने आप बाहर निकल कर मेरे पास आएगा। तो इसी उम्मीद, इसी आस्था में मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। ख़जाना तो मिला नहीं, ना आसमान से दौलत बरसी, लेकिन एक शख्स की जान चली गई। और ये जो दोनों तांत्रिक हैं, ये पुलिस की हिरासत में है और इस वक्त जेल में है। आज के दौर में तंत्र मंत्र, ख़जाना और इन सारी चीज़ों की बातें सुनने में अजीब लगती है, सुनाने में भी अजीब लगती है, लेकिन आप यकीन मानिए इस देश का सच ये है कि हम कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें, ख़ासतौर पर दूर दराज के इलाकों में, ये एक कड़वा सच है। अभी हाल में ये खबर पढ़ी थी मैंने, एक शायद झारखंड का मामला था। वहाँ के एक डीएम का एक अखबार में उसकी एक खबर छपी थी, और डीएम ने ये कहा था, वहाँ के गांव के लोगों को ये था कि यहाँ डायन होती हैं और भूत प्रेत है। लोगों की इस वहम को और गलतफहमी को दूर करने के लिए डीएम ने एक ऐलान कराया उस पूरे इलाके में। उसने कहा कि जो भी शख्स इस इलाके का ये साबित कर दे कि यहाँ भूत प्रेत है या डायन नाम की कोई चीज़ है, तो वो उसे 51,000 रुपये इनाम देंगे, नकद अपनी तरफ से।
ये काम उन्होंने इसलिए किया ताकि लोगों की इस भ्रम को, इस गलतफहमी को दूर कर सके कि ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये सच है कि एक डीएम जैसे पद पे बैठे हुए लोगों का अंधविश्वास भगाने के लिए अगर ऐसे काम करने पड़े तो मान लीजिए कि हमारे देश में ऐसे कितने सारे अंधविश्वास और कैसे कैसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, दौलत भी, यहाँ तक कि जान भी। तो ये थी कहानी गड़े मुर्दे या गड़े खजाने के लालच में एक शख्स की जान जाने की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। चंदन शर्मा बेंगलोर से, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे चंदन साहब। इसके अलावा नरेंद्र मकवाना साहब का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मकवाना जी, और इनकी 50th एनिवर्सरी है। तो हाफ सेंचुरी आपने मार ली और मैं ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा इसके बाद आपकी सेंचुरी हो, फिर डबल सेंचुरी हो, ऊपर वाला हमेशा आपको अच्छा रखे। अमरेली से हैं ये। यश राणा है और इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे यश, सूरज राणा जी ने भेजा है। साथ ही मुस्कान और प्रिंस सैनी की आज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत कांग्रेट्स, बधाई। मुस्कान और प्रिंस स्पेन से हैं ये दोनों। इसके अलावा जीनल और मनोहर पटेल, मनहर पटेल बल्कि, माफ़ कीजिएगा, तो जीनल और मनहर पटेल जी की भी आज एनिवर्सरी है। आप दोनों की भी बहुत बहुत बधाई, और इनके बच्चे निष्ठा और आरव ने भेजा। इसके अलावा आशिकुल हक हैं और उन्होंने कहा कि कल की जो कहानी थी उसमें अशरफ ने FIR क्यों कराई थी अपने उन 3 साथियों के खिलाफ। तो मैंने कल कहानी में जिक्र किया था कि उसके घर में चोरी हुई थी और एक लैपटॉप ले गए थे, 7 लाख रुपए की चोरी थी, इसीलिए उसने जाकर FIR दर्ज करा दी थी। उसे मालूम नहीं था कि FIR उसके खिलाफ उल्टा पड़ जाएगा। एक और शख्स का मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने पूछा था कि जो मैं कहानियाँ सुनाता हूँ इसके जो सारे कैरेक्टर हैं ये रियल होते हैं या फिक्शनल है, कहानी ओरिजिनल होती है या फिक्शनल होती है। तो मैं सभी को बता दूँ, चूँकि मैं न्यूज़ से जुड़ा हूँ और एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मेरी कहानियों में फ़िक्शन और उसकी कहीं पे गुंजाइश बनती नहीं है। जो हमारे इर्द गिर्द होता है, चाहे देश में या दुनिया में, जो रियल स्टोरीज़ हैं क्राइम की दुनिया की, वही आप तक लाता हूँ। तो जो नाम कैरेक्टर के बताता हूँ, जैसे कल की कहानी के अशरफ थे, या आज की कहानी के जैसे ये दोनों सुभाष या माखन दास या सुरेश साहू, ये सब रियल कैरेक्टर, रियल नाम, रियल इंसिडेंट, रियल कहानियाँ होती हैं जो आप तक पहुँचाता हूँ। इसके अलावा बलराज रावल ने कहानी की फरमाइश की है, अभिषेक दुबे जी ने कहानी की फरमाइश की है, राहुल भट्टाचार्य जी ने भी कहानी की फरमाइश की है, मोहम्मद इज़राइल ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, प्रीतम निर्मल। इसके अलावा अमन पांडे जी हैं, लखनऊ के रहने वाले लेकिन अटलांटा में हैं। इन्होंने कहा आप जो कहानियाँ सुनाते हैं तो इतनी सारी कहानियाँ लाते कहाँ से और रिसर्च में कितना वक्त लगता है। तो मैंने शायद पहले भी जवाब दिया, कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, कई बार रिपोर्टर से बात करना पड़ता है, कई बार उस लोकल या अगर किसी देश की है तो वहाँ के उस शहर के वेबसाइट, न्यूज़पेपर, बाकी चीज़ों को देखना पड़ता है। मतलब कई लेवल पे क्रॉस चेक करने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद तब आपके पास कहानियाँ लेकर आता हूँ। एवरेज मानकर चलिए एक कहानी सुनाने के लिए जो रिसर्च में कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप लोग सुनते हैं तो इसलिए मेहनत का कुछ पता नहीं चलता, खुशी ही होती है। और आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। आशु वर्मा जी ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा विभूति कुमार हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। पौरावी पाटिल हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। पौरावी पाटिल हमेशा भूत प्रेत और डराने वाली कहानियों की बातें करती हैं, लेकिन बहुत जिंदा दिल है, बहुत कॉमेडी करती रहती है हमेशा अपने मेल में। खुश रहो हमेशा। इसके अलावा तानाजी गोरे हैं, दुबई से और पुणे में रहते हैं, मतलब पुणे के हैं लेकिन दुबई में काम कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो फरमाइश की है वो भी जल्दी सुनाऊंगा। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।